वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में दिल्ली सल्तनत का विस्तार का दूसरा वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश था। अभी आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि सबसे कम वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में किसने शासन किया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी नहीं, खिलजी वंश था। ठीक है ना। और सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन है, तो वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है ये करौना जाति के तुर्क थे। ये आप लोग पॉइंट याद रखना। तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा मकबरों का निर्माण हुआ, इसलिए तुगलक काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। तो तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा मकबरों का निर्माण, तो इसे मकबरों का काल भी कहा जाता है। पहला जो इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। सर्वप्रथम दक्षिण भारत के राज्यों का विलय, सबसे पहले वारंगल का विलय किसने किया था दिल्ली सल्तनत में, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण का अभियान किया था, लेकिन उसने राज्यों का विलय नहीं किया था, बल्कि वहाँ के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा और ये कहा कि आप लोग मुझे कर देते रहो और अपने यहाँ शासन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, दक्षिण के राज्यों को। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया, गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। सर्वाधिक नहीं, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण। सर्वाधिक नहरें कोई और बनवाएगा। ठीक है, अभी आगे आपका आएगा। सबसे पहले नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। लेकिन भारत के इतिहास में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले नहरों का निर्माण महापद्म नंद ने किया था। ठीक है ना। अभी ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण, दिल्ली सल्तनत याद रखना क्वेश्चन पढ़ते वक्त। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन भारत के इतिहास में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया था, महापद्म नंद ने। निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूरस्थ शब्द का प्रयोग किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको डायरेक्ट इसको याद रखना। ठीक है ना। इसके पीछे कहानी है, लेकिन मैं कहानी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही भी कहा जाता था। सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में रहने वाला सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया था। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में रहने वाला कवि कौन था, तो वो था अमीर खुसरो। लेकिन सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में रहने वाला सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना कराई थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना कराई। और आपको अगर याद हो मंगोलपुरी की स्थापना किसने कराई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका मकबरा भी यहीं स्थित है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है तुगलकाबाद में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नामक शहर की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है ना। तुगलकाबाद और जहाँ पनाह नामक शहर की स्थापना ये मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक तो अभी आगे आता। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके बचपन का नाम जो है वो जूना खां या जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का यात्री कौन आया था, इब्न बतूता। कहाँ का था, मोरक्को का। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था ये, और इसने रहला नामक पुस्तक की रचना की है। तो इब्न बतूता, रहला। ठीक है, याद रखना। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया गया था, इब्न बतूता को। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये जो भी चीज़ें करना चाहता था वो कर नहीं पाता था, वो इसका फेल हो जाता था हमेशा। अब ये याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाता था। सैयद सालार का मेला भी आपका बहराइच में लगता है, यूपी स्पेशल में आप ये पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित नीतियाँ अपनाई। कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे पहले तो इसने क्या किया, राजधानी स्थानांतरण किया। दिल्ली से क्या किया, देवगिरी, अपने जो है सब चीज़ों को, सारे अपनी जनता को लेके दिल्ली से गया देवगिरी। देवगिरी का नाम फिर बाद में इसने क्या किया था, दौलताबाद कर दिया था। ठीक है ना। तो देवगिरी का नाम किसने चेंज किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया था। तो पहले तो राजधानी स्थानांतरण की थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है 2 वर्षों बाद ये फिर वापस लौट आया। तो ये भी इसका फेल हो गया, क्योंकि वहाँ की जलवायु लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, खान पान नहीं पसंद आ रहा था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी के स्थान पर इसने क्या किया कि तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्के चलवा दिए।
ठीक है ना। और मिश्रित सिक्के चलाने से क्या हुआ कि जनता में सभी लोग जो है मिश्रित सिक्के बनाने लगे और जो है बहुत सारे सिक्के हो गए पूरे राज्य में। तो इस वजह से इसका ये प्लान भी फेल हो गया। इस वजह से बाद में इसको अपना ये सांकेतिक मुद्रा बंद करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा को सबसे पहले किसने चलवाया था? तो मंगोलों ने चलवाया था, ठीक है ना। दोआब के कर क्षेत्र में वृद्धि, इसने क्या किया कि दोआब का कर क्षेत्र होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना, गंगा यमुना मैदान के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। वहाँ पे क्या किया इसने? कर में वृद्धि कर दी। तो कर में वृद्धि कर दी उस समय जिस समय वहाँ पे पड़ा था अकाल। तो अकाल पड़ा था और वहाँ पे कर में वृद्धि कर दी तो हो गया जो है इसका भी ये भी प्लान फेल हो गया। बाद में जो है इसको सबको जो है बीज बांटने पड़े और सब चीज़ें करनी पड़ी। इसने खुरासान पर भी अभियान चलाया था और कुराचिल का भी अभियान चलाया था, लेकिन ये सब चीज़ें इसकी जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लागू की गई सारी योजनाएं असफल रहीं। इसकी कोई भी चीज़ सफल नहीं हुई, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता के लिए दीवाने कोही नामक कृषक विभाग की स्थापना की। ये सब आपकी याद रखने वाली चीज़ें हैं। दीवाने कोही नामक कृषक विभाग, ठीक है, किसने स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस विभाग से जो ऋण दिया जाता था, किसानों को जो ऋण दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? सोनधर या तकवी ऋण, ठीक है। दीवाने कोही कृषक विभाग से किसानों को जो ऋण दिया जाता था उसको बोलते थे सोनधर या तकवी ऋण। और ऋण का हिसाब रखने के लिए अकाल संहिता भी तैयार करवाई थी इसने। मतलब किसको कितना ऋण दिया जा रहा है इसके लिए अकाल संहिता तैयार करवाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर और बहमनी का उदय कब हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तथा पूर्व में बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक बाह्य और आंतरिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुए। सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में हुए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो होली त्यौहार में हिस्सा लिया करता था, ठीक है ना। मुस्लिम शासक था इसलिए और भी शासक जो है होली त्यौहार में हिस्सा नहीं लेते थे। ये पहला जो है शासक था जो होली त्यौहार में हिस्सा लेता था। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। तो किस विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी? सिंध विद्रोह के दौरान, ठीक है। इसके मरने पर बर्नी ने, ये याद रखना, बर्नी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये कहा था बर्नी ने। और बदायूनी ने क्या कहा था? बदायूनी ने कहा था प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद पूछता है कि ये किसने कहा था। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक। फिरोज शाह तुगलक अगला राजा है 1351 से 1388 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास, सबसे ज़्यादा जो दास थे वो किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में निवास करते थे। इसी कारण इसने दीवाने बंदगाह नामक दास विभाग का गठन किया है, ठीक है। दीवाने बंदगाह नामक दास विभाग का गठन किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने दारुल सफ़ा नामक निःशुल्क अस्पताल का भी गठन किया है। निःशुल्क अस्पताल किसने? दारुल सफ़ा, फिरोज शाह तुगलक। ये सब पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग का भी गठन किया था। दीवाने खैरात, ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीवाने खैरात विभाग के तहत क्या करता था? ये अनाथ मुस्लिम लड़कियों का विवाह करवाता था। जो लड़कियां अनाथ थीं, मुस्लिम लड़कियां, उनका ये विवाह करवाता था दीवाने खैरात के तहत, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पुरानी इमारतों के संरक्षण के लिए इसने क्या किया था? दीवाने इमारत नामक विभाग का गठन किया था। इमारतों के लिए दीवाने इमारत नामक विभाग का गठन। और बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर का भी गठन किया था, ठीक है ना। मोदी रोजगार दो और योगी रोजगार दो आप लोग कर रहे हो। देखो इस समय रोजगार दफ्तर का गठन पहले ही हो गया था। इसने पेंशन विभाग का गठन किया था, ठीक है। अब पेंशन भी मिल रही है, इसमें तो पेंशन भी बंद हो गई सबकी। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, जैसे कि यमुना नहर, सतलज नहर, ये सब, ठीक है ना। तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण, अब देखो यही मैं कह रहा था अभी कुछ देर पहले, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने हर्ब ए सब नामक सिंचाई कर लगाया था। तो सिंचाई कर जो है किसने लगाया था? हर्ब ए सब,
सिंचाई कर कौन लगाएगा? जो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराएगा। पैसे खर्च होंगे तो उसके बाद उसको पैसे इकट्ठे करने के लिए सिंचाई कर लगाना पड़ेगा। ठीक। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। अब सब लोग तो एक ही बार करवाते हैं, लेकिन ये हमारे जो हैं फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली में फलों के बागान भी लगवाए थे। तो आपको जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। फलों के बागान भी लगवाए किसने? फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब तक जजिया कर क्या था? औरतों, बच्चों, दिव्यांगों और ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, बाकी और लोगों पर लगता था जो नॉन मुस्लिम थे। लेकिन अब सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी कौन लगा रहा है? तो वो लगा रहा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नामक शहर की स्थापना की है। ठीक है ना। जौनपुर के आसपास जो रहते हैं अपना कमेंट करिएगा ज़रूर। जौनपुर भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है, भारत का सिराज या सिराज हिंद जौनपुर को बोला जाता था। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में जो जौनपुर था ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? जौनपुर था। जौनपुर में सुल्तान इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो इब्राहिम सरकी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी याद रखना आप लोग। अब देखते हैं आगे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम पर फिरोजपुर और फिरोज़ाबाद शहर की स्थापना की। फिरोज़ाबाद शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का शहर है। आप लोग को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये कांच के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा और हिसार नामक शहर की भी स्थापना की। तो कौन कौन से शहर की स्थापना की है इसने? फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, सिरसा और हिसार नामक शहर की स्थापना की। इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक महल का निर्माण करवाया था, जो कि वर्तमान में एक क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक। फिरोज शाह कोटला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्रिकेट होता है वहाँ पे, तो उस नाम का एक महल बनवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब इस समय वो क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। अब देखते हैं हम दोआब के बारे में। आपको बता दिया, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना का दोआब होता है। उसके बाद टकसाल एक वर्ड होता है। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पर मुद्रा ढाली जाती है। ठीक है ना, मुद्रा ढाली जाती है उसको क्या बोलते हैं? टकसाल। उस जगह को टकसाल बोलते हैं। अब देखते हैं ये नसरुद्दीन महमूद के बारे में। नसरुद्दीन महमूद जो हैं ये आपके तुगलक वंश के अंतिम शासक हैं। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तुर्क सूबेदार तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो ये तैमूर का आक्रमण हमेशा पूछा जाता है, ईस्वी पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए 1398 ईस्वी। ठीक है, तैमूर का आक्रमण। पश्चिमी एशिया में तुर्क जो थे ये बहुत शक्तिशाली थे और उनको अरब और बाइजनटाइन दोनों संस्कृतियाँ उत्तराधिकार में मिली थी। अब ये अरब संस्कृति आप लोगों ने सुनी होगी, बाइजनटाइन संस्कृति क्या होती है अभी नीचे आपको बताएंगे। ठीक है ना। तैमूर जो है वो समरकंद वापस जाते हुए अपने एक सूबेदार खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो तैमूर कहाँ वापस जा रहा था? समरकंद। वो समरकंद का था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो समरकंद वापस जाते वक्त अपने एक सूबेदार खिज्र खां को क्या किया था? पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और सैयद वंश की स्थापना की। तो सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक था। तो ये किसकी स्थापना किसने की थी? सैयद वंश ने। सैयद वंश में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो आपको सैयद वंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। बाइजनटाइन क्या था आपको देख लीजिए। बाइजनटाइन था रोम साम्राज्य, तो आपने सुना होगा रोम के बारे में। तो रोम साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था उसको बाइजनटाइन कहा जाता था। ठीक है ना। तो बाइजनटाइन और जो है अरब की जो संस्कृतियाँ था उसका मेल किसके अंदर था? तो वो था तैमूर के अंदर। ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का विघटन। तो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।